सकता है कि वो केदारनाथ का जो मंदिर आज स्थित है, केदारनाथ आपदा के बाद भी वो कब तक इसी रूप में वहां पर स्थित रहेगा। मैं तो केवल इतना मेरी समझ में आता है लेमैन के रूप में, आम नागरिक के रूप में, कि हिमालय के अंदर विगत 40 वर्षों से विशेषकर जो भी योजनाएं बन रही हैं, जो भी डैम्स बन रहे हैं, जो जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, सड़कों का चौड़ीकरण इतनी व्यापकता में, आदि आदि जितना भी जो कुछ भी हो रहा है, वो ब्लास्ट के माध्यम से हो रहा हो या खनन के माध्यम से हो रहा हो या किसी भी माध्यम से हो रहा हो, अब समय आ गया है, अगर हमने देर करी और एक क्षण को भी, एक पल को भी, एक माह को भी, एक वर्ष को भी, तो फिर हम जो है ये शिशु हिमालय और इस शिशु हिमालय के वासियों के साथ नॉर्थ ईस्ट से लेकर सेवन सिस्टर से लेकर हिमाचल, जे&के, उत्तराखंड, हम जो है इनके साथ तो अन्याय करेंगे ही करेंगे, लेकिन हिमालय है, हिमालयी देश को, भारतीय उपमहाद्वीप को और पूरे विश्व को जो प्रभाव डालता है उसका आंकलन कौन कर सकता है आप लोगों से ज्यादा, ये हम सब लोग समझते हैं। हम तो इस सभागार में उपस्थित सभी जो चिंता कर रहे हैं उनकी तरफ से और ऐसी तमाम गोष्ठियों की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अपनी पार्लियामेंट को, अपने सुप्रीम कोर्ट को और अपने नीति निर्धारकों को हिमालयी राज्यों से लेकर विशेषकर अपनी पार्लियामेंट से ये गुहार लगाएं, ये उन्हें सचेत करें, ये उनसे निवेदन करें, ये उनसे आग्रह करें कि हिमालय में जो नीतियां पिछले 4 दशक से बन रही हैं, अब उस पर यू टर्न लेने की जरूरत है, अबाउट टर्न। अब जितना हो गया, अब और नहीं। भाई हमको एनर्जी चाहिए, पावर जनरेशन होना है, तो उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर्याप्त है, वैकल्पिक ऊर्जा पर्याप्त है। और मुझे लगता है कि वो जो वैकल्पिक ऊर्जा बनेगी जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, वो उससे हर घर, हिमालय के हर वासी को रोजगार भी मिलेगा। और हम अपने पड़ोसी देश भूटान की तरह, छोटा सा देश है, लेकिन देखिए भूटान किस तरीके से काम कर रहा है। भूटान की पॉलिसीज क्या हैं अपने देश के लिए, बिल्कुल 100% इको फ्रेंडली, पर्यावरण के साथ तालमेल करते हुए, कदम ताल करते हुए वो अपने यहाँ श्रद्धालु हों, टूरिस्ट हों, उनकी संख्या को भी कितना रेगुलेट करता है, कितना सीमित करता है। और उनके यहाँ जाने वाला विदेश का हर टूरिस्ट जो है, जब भूटान में एंटर करता है तो उस टूरिस्ट को भूटान की जो वाइल्ड लाइफ है, उनका जो बायोडाइवर्सिटी है, भूटान का जो इको फ्रेंडली नेचर वहाँ की गवर्नमेंट मेंटेन करती है, उसको बनाए रखने के लिए, संरक्षित, पुष्पित, पल्लवित करने के लिए वो डॉलर्स के रूप में हर टूरिस्ट से कुछ ना कुछ पैसा लेता है। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जे&के हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हिमालय इतना लोड, उसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी अधिक नहीं है, जो कि हम टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि बद्रीनाथ जी में 50 लाख लोगों ने दर्शन किए, केदारनाथ जी में 1 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। नहीं, ये टारगेट्स अगर हम लेके चलेंगे तो ये टारगेट्स जो हैं ये हमारे लिए आने वाले समय में क्या, अभी वर्तमान में ही विनाशकारी हो रहे हैं। इसलिए पूरे हिमालय के अंदर एक तो रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, टूरिस्ट इनफ्लो को, पिलग्रिमेज टूरिज्म जो बढ़ रहा है श्रद्धालुओं का, उसको, और साथ साथ बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है। और पार्लियामेंट जब तक गंभीर होती है, उससे पहले हिमालय वासियों को गंभीर होने की ज़रूरत है। हिमालय के लिए भारत सरकार या हमारी पार्लियामेंट जो है, अलग से एक मिनिस्ट्री, फुल फ्लेजेड स्वतंत्र मिनिस्ट्री बनाए, ऐसी मांग हम सभी लोगों को करनी चाहिए। हिमालय के लिए प्लानिंग कमीशन बिल्कुल विशुद्ध रूप से अलग हो,
हिमालय का नीति निर्धारण नॉर्मली पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से नहीं हो सकता, तो जो योजना आयोग भी है वो भी विशुद्ध रूप से अलग हो, और हिमालय के लिए काडर भी अलग हो। आईएएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इनका सबका काडर अलग हो, अन्यथा हिमालय आज हिमालय है, कल क्या होगा ये आप भी नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते। इसलिए ये हाई टाइम है, समय से सचेत हो जाएंगे तो आगे सोने की मुर्गी देने, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से एक एक अंडा रोज खाएंगे, अन्यथा मुर्गी कुड़क हो जाएगी। आज स्थितियां अच्छी नहीं हैं, भयावह हैं, चेता रही हैं, और हम सब लोग, मैं तो यकायक यहाँ सुनने आया था, सुरेश भाई ने ये